हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस बाय अमित पांडे। आज के संबंध की जब बात की जाए तो राज्य स्पेशल परीक्षाओं में ही हम एक-एक टॉपिक एक-एक दिवस में कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो मुख्य मंतव्य है, वह यूपी के कुछ विशेष पाए जाने वाले खनिज के ऊपर हमारी चर्चा करनी है। तो मुख्यतः अगर हम खनिज की बात करें, लेकिन उससे पहले 2-3 संदर्भ को ध्यान रखिएगा। पहला बिंदु तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर एक क्या किया गया है, आपने सुना होगा खनन कर्म अर्थात खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई है। तो खनिज कर्म निदेशालय की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ कब आपको दिख मिलता है? तो खनिज कर्म निदेशालय की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में की गई, जिसका मुख्य मंतव्य था कि हमारे यूपी में कौन-कौन से खनिज किन-किन लोकेशन में पाए जाते हैं, उन्हीं के बारे में शोध वगैरह करना और उनकी जाँच पड़ताल करना। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ पर एक काम और किया गया कि हमारे यहाँ पर एक खनिज विकास निगम स्थापित किया गया। और खनिज विकास निगम की जब बात की जाए तो उसका मंतव्य क्या था? वो था कि हमारे यूपी में कहाँ-कहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, उनकी समतुल्य बोली लगवाना और फिर उनका उत्खनन वगैरह कराना और फिर कहीं न कहीं व्यापार वगैरह में इसकी पारदर्शिता लाना। तो जांच पड़ताल और रेगुलेशन के लिए 1974 में यह संगठन आपका स्थापित होता है। इवन इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर 1998 की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पर मुख्य काम किया गया, एक काम किया गया कि यहाँ पे पहली बात तो 1998 में हमारी यूपी में खनिज जो होता है, इस खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया। खनिज को उद्योग का दर्जा दिया गया और इसके अलावा हमारी यूपी में कितने खनिज पाए जाते हैं, ऐसे खनिज बाहुल्य जिलों की घोषणा की गई। तो खनिज बाहुल्य हमारी यूपी में कुल ऐसे 12 जिले होते हैं जिनका यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया। तो वो हमारी यूपी के 12 ऐसे जिले होते हैं जिनको हमने क्या चिन्हित किया, आपके खनिज बाहुल्य जिलों के रूप में घोषित किया। तो 12 जिलों की जब बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से जितने भी जिले हैं वो दक्षिण ही क्षेत्र में पड़ते हैं, जो कि कई सारे खनिज कॉमन होते हैं और कई लोकेशन में तो हमने कहा है कि इसको हम पहले से ही लिख लेते हैं ताकि बताने में ही आसान होगा। ठीक है, तो बेसिक खनिज बाहुल्य आपके 12 जिले आपको प्रमुख रूप से दिख मिलते हैं। एक एक जिलों की अगर बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा। जैसे चंदौली जिला, चंदौली में क्या क्या मिलता है? तो चंदौली में पोटास लवण है, मैग्नीसाइट है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है। ये सारे तत्व आपके चंदौली में मिलते हैं। चंदौली के ही साथ यहाँ उसके नीचे आते हैं सोनभद्र। तो सोनभद्र में क्या है? तो सोनभद्र में आपने सदैव सुना होगा कोयला, जो सिंगरौली में पाया जाता है। संगमरमर, संगमरमर के अलावा पोटास लवण के अलावा चाइना क्ले। इवन एक तत्व और ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट, क्योंकि बॉक्साइट यहाँ पे मिलता है। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा यहाँ पे रेणुकूट का नाम, क्योंकि रेणुकूट में क्या है? रेणुकूट में आपने सदैव सुना है कि एक एल्युमिनियम बनाने की फैक्ट्री भी है। ठीक है, इसके बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के अलावा चाइना क्ले, चाइना क्ले मतलब चाइना जो चीनी मिट्टी होती है अगर उसकी बात की जाए, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये सारे तत्व आपके मिर्जापुर में पाए जाते हैं। फिर आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद में वैसे बहुत सारी चीज़ें ना पाई जाती हैं, लेकिन जो प्रयागराज में नैनी का रीजन है वहाँ पे आपको कांच बालू देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि कांच बालू जो है इलाहाबाद के अलावा आपके चित्रकूट लोकेशन में भी पाया जाता है। फिर आपका महोबा, महोबा की जब बात की जाए तो यहाँ पे ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट के अलावा डायस्पोर है और पायरोफिलाइट नाम का एक जो कह सकते हो तत्व है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। फिर हमीरपुर जिला, हमीरपुर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे सेलखड़ी, सेलखड़ी के अलावा जिप्सम, साथ ही साथ ग्रेफाइट और डायोस्पोर, इनकी बात की जाए तो यहाँ पे हमीरपुर जिले में पाए जाते हैं। हमीरपुर के बाद आपका एक एक जिलों की जब बात की जाए तो यहीं बीच में चूंकि स्पेस ना था तो बांदा, बांदा में कौन कौन से तत्व हैं? तो बांदा में बॉक्साइट है, बॉक्साइट के अलावा डोलोमाइट है, डोलोमाइट के अलावा कांच बालू है, कांच बालू के अलावा पोटास लवण है। फिर आपका रॉक फास्फेट है। इवन बांदा में आपने कई बार देखा होगा, परीक्षा में पूछा गया, हीरा, हीरा यहीं पाया जाता है। चाइना क्ले की जब बात की जाए तो ये यहाँ पाया जाता है। गेरू, गेरू या जिसको आप लोग गांव देहात में ओकर भी नाम देते हैं, तो ये जो एक तत्व है वो आपके कहाँ पाया जाता है? ये आपके बांदा में। बांदा के बाद ललितपुर का नाम ध्यान रखिएगा। ललितपुर में सबसे महत्वपूर्ण आपका यूरेनियम यहाँ पाया जाता है और संयोग से यूपी का इकलौता ऐसा जिला है जहाँ यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम के अलावा प्लेटिनम, फिर आपका तांबा, तांबा के अलावा रॉक फास्फेट, पायरियोफिलाइट और ग्रेनाइट, ये सारे तत्व आपके ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। अच्छा, ललितपुर के ही तर्ज पर अगर देखा जाए तो फिर आपके झांसी जिले का नाम, झांसी जिले में क्या क्या? तो कांच बालू है, कांच बालू के अलावा पोटास लवण है, पोटास लवण के अलावा सेलखड़ी है, सेलखड़ी के अलावा जिप्सम है और जिप्सम के अलावा फेल्सफार। इन सारे धातुओं की जब बात की जाए तो ये सारे धातु हमारी यूपी में पाए जाते हैं। मुख्यतः हम बता रहे हैं कि हमारी यूपी की जो आज अवसंरचना है इसके अनुसार, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यूपी तलहटी में स्थित है, तो यहाँ पे नदियों के द्वारा मिट्टी लाई तो जाती है
लेकिन उस मिट्टी को जमाया नहीं जाता है। ये मिट्टी क्या होती है, एक समय के बाद बहती चली जाती है। तो जब बह जाएगी तो कहाँ से धातु कोई रुकेगा। सीधी संकल्पना, धातु तब रुकती है, जैसे मान लेते हैं यही पेन है, इसको हमने कहीं पर रखा, बाढ़ आई, मिट्टी यहाँ पे पड़ी, ये दब गई, फिर अगली बार बाढ़ आई, फिर से इस पे मिट्टी पड़ गई, फिर अगली बार बाढ़ आई, इस पे मिट्टी पड़ गई। तो ये दबते दबते एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और तब जब इस पे एक अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है, तब जाके ये वस्तु क्या होती है, किसी धातु में या किसी फॉसिल फ्यूल में या जीवाश्म ईंधन वगैरह में आपके कन्वर्ट होती है। यहाँ तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है, यहाँ तो लगातार बहाव क्षेत्र है, तो बहाव क्षेत्र में कोई चीज़ जमती नहीं है। इसी कारण आपने सदैव सुना होगा कि हमारे यहाँ पर जो भी खनिज धातु या ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं वो अक्सर आपको कहाँ मिलती हैं, तो विज्ञान में आप सदैव पढ़ते हैं भूगोल वगैरह में कि ये परतदार जो चट्टानें होती हैं बेसिकली, तो परतदार चट्टानों में ये आपको दिख मिलती हैं। अब चूंकि ये जो हमारे दक्षिण का लोकेशन है, ये दक्षिण का पठार, तो दक्षिण के पठार की जब बात की जाए, जिसको हम मूल गोंडवाना लैंड प्रकार की जमीन भी मानते हैं, वहां पर क्या है, इसके संबंध आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसी हिस्से में थोड़ी बहुत खनिज आपको मिलती है। वैसे भी ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुमूल्य खनिज नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको खनिज के रूप में मिलती है। एक चीज थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि जब हमारी ये नई सरकार बनी थी, तो इन्होंने क्या किया था, 2017 में एक नई खनिज नीति लाई थी, ठीक है। तो 2017 में खनिज नीति को ये लाए थे, और इसका पूरा मतलब यही था कि मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर जो खनिज बाहुल्य जिले हैं उनको एक तरीके से संरक्षित करना, उनको एक विशेष पहचान देना, और खनिज क्षेत्र में लगे हुए जो कर्मी वगैरह हैं उनकी सुरक्षा, साथ ही साथ ये जो खनिज वाले आपके उत्पाद होते हैं पारदर्शिता के साथ इनका खनन करना। भाई सीधा सा एक सरकार का पूरा यही लक्ष्य रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से चीज़ें प्राप्त हो। तो इस दिशा में इन्होंने टारगेट रखा कि जो हमारा पहले उत्पादन था 1.8%, उसको बढ़ा करके हमें क्या करना है, 3% कर देना है। तो यही मूल मंतव्य था कि इस नीति के अंतर्गत हमें क्या करना है, खनिज वगैरह के बारे में चर्चा करनी है। और इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हो खनिज को उद्योग का दर्जा वगैरह ऑलरेडी रखा 12 जिले इसके रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो नई खनिज नीति 2017 में आपकी लाई जाती है। एक बिंदु ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, हमारे यहाँ पर एक धातु है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और उस धातु को हम क्या नाम देते हैं। तो हमारी यूपी की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, एक धातु है जिसका नाम है एल्डोसाइट। क्या नाम है, एल्डोसाइट। तो एल्डोसाइट की जब बात की जाए तो एल्डोसाइट के मामले में हमारा यूपी क्या है, टॉप लेवल पे है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक धातु और ध्यान रखिएगा, डायस्पोर। तो वैसे तो आप भी जानते कि हमारा यूपी जो है वो बहुत ज़्यादा खनिज उत्पादित ना करता है, लेकिन फिर भी अगर हम खनिज के दृष्टिकोण से बात करें तो खनिज के दृष्टिकोण से एल्डोसाइड और जो डायस्पोर है, इसकी जब बात की जाए तो ये एक अच्छा खासा हमारे यहाँ पर क्या करता है, उत्पादन करने के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छा खासा स्थान रखता है, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी कोयले वगैरह की जब बात की जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा तो पाई ना जाती है, और जितने भी धातु हैं लगभग लगभग थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, ये जो कांच बालू है इसकी जब बात की जाए तो इसके उत्पादन में भी हमारा एक अच्छा खासा स्थान देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसकी भी मात्रा हमारे यहाँ पर नदियों के किनारे बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक खनिज का टॉपिक था जिसको हमने आपके साथ कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आता है, और बार बार हमसे कहते हैं कि अगर इस चैनल पर नए हैं ना तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी ही परीक्षा को हित में रखते हुए ऐसे छोटे छोटे सेशन आपके साथ साझा करते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में ये जो यूपी जी के वाला डर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए, नगण्य हो जाए, ताकि परीक्षा में आप किसी भी स्तर से जाएँ तो अपने आप को एक बेसिक प्रिपेयर अवस्था में पाएँ, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके ही लिए विशेषता, आप भी जानते हैं कि लगभग लगभग हर एक बिंदु को कवर करते हुए जितने भी थ्योरी के पार्ट हैं वो इस चैनल के माध्यम से हम कराते रहते हैं। तो इस चैनल को आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है यूट्यूब पे, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके ही माध्यम से आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपका खनिज है। देखिए यूपी में महाजनपद कौन है, यूपी के विधानसभा चुनाव क्या, यूपी की जनजाति जनगणना, यूपी का प्रमुख लोक नृत्य, एक जिला के उत्पाद, प्रमुख विश्वविद्यालय जीआई टैग, इवन इसी परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सिटी, नगर निगम, मंडल, संभाग, वन रिपोर्ट, या फिर प्रमुख मेला, वन्य विहार, यूनेस्को साइट, रामसर साइट, या यूपी की प्रमुख नियुक्तियां, यूपी के मेले त्योहार, इन सब के बारे में भी हमने इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा पूरा बता रखा है। तो आप इसका भी पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और पास्ट के वीडियो को देख करके, क्योंकि आपके थ्योरी वाला पार्ट पूरी तरीके से हम इसी माध्यम से कवर करा रहे हैं, एक एक टॉपिक को एक एक दिवस के अंतर्गत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। बाकी कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसे कमेंट में लिख के जरूर बताएगा। क्लासेस के माध्यम से जुड़ते रहिए, वहाँ पे आपके प्रैक्टिस होते रहते हैं, ठीक है। तो आज के संदर्भ को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।